अच्छा, अगली चीज़ अब डिस्कस करते हैं भाई। अगली चीज़ जो डिस्कस करनी है वो है आपके पास परपेचुइटी। ठीक है, परपेचुइटी एन्युटी की ही तरह है, जो डिफरेंसेस हैं वो बता दूंगा। परपेचुइटी जो है इसकी भी दो टाइप्स हैं। जिस तरह से एन्युटी में एक ऑर्डिनरी एन्युटी थी और एक एन्युटी ड्यू थी, इसी तरह से परपेचुइटी में आपके पास जो है ना एक ऑर्डिनरी परपेचुइटी है, एक आपके पास ऑर्डिनरी परपेचुइटी है, और एक आपके पास जो है ना वो परपेचुइटी ड्यू है। ठीक है, एक है ऑर्डिनरी परपेचुइटी और एक है परपेचुइटी ड्यू। ऑर्डिनरी परपेचुइटी और परपेचुइटी ड्यू ये एन्युटी की ही तरह है। एन्युटी में क्या होता था कि कांस्टेंट टाइम इंटरवल था, यानी कि गैप दो रेलेवेंट अमाउंट्स के बीच में सेम होता था और अमाउंट्स भी सेम होती थी, इक्वल होती थी। वहां पर और यहां पर जो फर्क है ना वो ये है कि यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स पर या नंबर ऑफ टर्म्स पर कोई लिमिट नहीं है। वहां पर आपको एनवीटी के केस में एन दिया हुआ होता था कि 20,000 हैं तो 5 बार हैं या 5 सालों तक है, 15,000 हैं तो 10 सालों तक है, 5 सालों तक है, 4 सालों तक है। यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है उस पर कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है। नंबर ऑफ ईयर्स जो है उस पर कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी परपेचुइटी की एक एग्जांपल देखते हैं। लेट से आप एक बैंक गए, ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो है 10%, और बैंक ने आपको बोला कि यार आप आज हमारे पास जो है ना एक सर्टेन अमाउंट जो है ना वो डिपॉजिट करवा दो, यानी कि बैंक में जमा करवा दो। बैंक ने ये बोला कि एक सर्टेन अमाउंट XYZ आप हमारे बैंक में आज डिपॉजिट करवा दो, जमा करवा दो। बदले में हम आपको हर साल के आखिर में 20,000 रुपये दिया करेंगे। बदले में हम आपको हर साल के आखिर में 20,000 रुपये दिया करेंगे। बदले में हर साल के आखिर में हम आपको 20,000 रुपये दिया करेंगे। ठीक है ना, कितने सालों तक? हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए। बस हर महीने की पहली तारीख को आप जाना 20,000 ले लेना, सॉरी हर साल की पहली तारीख को जाना और 20,000 रुपये बैंक से ले लेना हमेशा के लिए। तो अब यहाँ पर जिस तरह से एनवीटी में था कि भाई टाइम पीरियड है फिर एक अमाउंट है, टाइम पीरियड है फिर एक अमाउंट है, टाइम पीरियड है फिर एक अमाउंट है, ऐसा ही चल रहा। वो दो शर्तें तो पूरी हो रही हैं कि इक्वल टाइम पीरियड है दो अमाउंट्स के बीच में और अमाउंट भी सेम है। ठीक है ना, हाँ इन्फिनिटी। और एनवीटी में एक लिमिट थी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 12 साल, 4 साल। यहाँ पर लिमिट नहीं है कोई, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको 20,000 रुपये मिलते रहेंगे। और अगर 10% का रेट है, आपको ये मालूम करना है कि बैंक जो है वो आज कितना डिपॉजिट मुझसे मांग रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अगर एनवीटी होती और डिपॉजिट ईयर 0 पर करना है, यानी कि हम सारे जितने भी 20,000 का अमाउंट है उसकी क्या कैलकुलेट कर रहे थे? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे ना। अगर आपके पास 20,000 ईयर 1 पर, 20,000 ईयर 2 पर, 20,000 ईयर 3 पर और लिमिट हो नंबर ऑफ ईयर्स पर, तो आप जो फॉर्मूला एनवीटी में यूज करते थे वो क्या था? P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस n अपॉन I। ये यूज करते थे ना। ठीक है ना, ये आप कब यूज करते थे? ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू के लिए। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते थे। ऐसा ही है ना, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से निकालते थे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, सही है। अच्छा जी, अब आप क्या करो, आप यूं एज्यूम कर लो कि एन ह्यूज है। मिसाल के तौर पर लेट से मुझे बताओ 1 + 10% पावर -500 ये कितना बनता है? बताओ 1 + 10% पावर -500 कितना बनता है?
चलो पावर 600 कर दो, 700 कर दो, 800 कर दो, पावर 800 कर दो, कितना बनता है? 0 बनता है या नियर टू 0 ही बन रहा होगा तकरीबन? मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -34 ना। -34 का मतलब ये होता है कि जो डेसिमल है उसको लेफ्ट साइड पर 34 बार मूव करो, तो कोई 0.00000000 कर कर कोई आंसर बन रहा है, यानी कि तकरीबन 0 ही है। देखो जब आपके पास n ह्यूज हो जाता है, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था, तो ये जो 1 + i पावर -n है ना, 1 + i पावर -n, ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, 1 + i पावर -n जो है ना, ये भी 0 बन जाएगा हमेशा, जब क्या हो, n क्या हो, ह्यूज हो। जिस तरह से यहां पर बैंक क्या बोल रहा है, आपको हम 20,000 रुपए हर साल देंगे, कब तक? हमेशा के लिए। तो इसका मतलब तो n 5,000, 10,000, 15,000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब n ह्यूज होगा तो फिर क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये पूरी चीज कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। परसेंटेज का जो भी परसेंटेज हो, परसेंटेज तो लगेगी। देखो मेरी बात सुनो, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, चाहे परसेंटेज 2% हो, 10% हो, 12% हो या 50% हो, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास 1 + i पावर -n कितना बन जाएगा, पहले तो ये देखते हैं ना। 1 + i पावर -n परसेंटेज जितनी भी हो ना, 0 ही बन जाएगा। तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा p = r मल्टीप्लाइड बाई 1 - 0 अपॉन i। अच्छा 1 - 0 कितना होता है? 1 होता है, और 1 अपॉन i बन जाएगा ब्रैकेट में। 1 अपॉन i r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? r अपॉन i, है ना। अगर सिंप्लीफाई कर दें, 1 + i पावर -n 0 बन गया, 1 + i पावर -n 0 बन गया, तो 1 - 0 0 1 ही बन गया। 1 ओवर i बना, 1 ओवर i को r से मल्टीप्लाई किया तो r ओवर i बन गया। यानी कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स पर कोई लिमिट नहीं होगी तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? r ओवर i से। ये फॉर्मूला आपका होता है ऑर्डिनरी परपेचुइटी का फॉर्मूला। ऑर्डिनरी परपेचुइटी का फॉर्मूला है r ओवर i। इसमें r क्या है? हर साल वाली अमाउंट, और i क्या है? इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर मुझे मेरा बैंक बोलता है कि आप हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करवा दो और हम आपको हर साल 20,000 रुपये देंगे, तो मुझसे बैंक जो पैसे मांग रहा होगा, अगर 10% का रेट है, तो p = r 20,000 ओवर i, यानी कि 10%। कितना आता है? 2 लाख आता है। यानी कि बैंक आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप हमारे पास आज 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देते हो, अगर आप हमारे पास आज के दिन 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देते हो, तो हम आपको हमेशा 20,000 रुपये देते रहेंगे। कब तक? हमेशा के लिए। सर लेकिन 2 लाख में तो 20,000 10 बार आते हैं, तो 10 महीने देगा, 10 साल देगा? नहीं, इंटरेस्ट भी तो कमा रहा होगा। जब तुम आज बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे, देखो जब तुम आज बैंक में जाओगे, बैंक में जाकर तुम 2 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे, 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो 2 लाख का 10% कितना बनता है? 20,000 रुपये। ये इंटरेस्ट मिला तुम्हें, बैंक ने तुम बैंक गए, बैंक ने तुम्हें 20,000 रुपये कैश दे दिया, तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस कहाँ गया? 2 लाख पर। तुमने ईयर 0 पर बैंक में 2 लाख रुपए जमा करे, ईयर 0 से ईयर 1 तक का इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 बनता है। बैंक ने तुम्हें 20,000 रुपये कैश दे दिया, तुम्हारे बैंक का बैलेंस वापस से 2 लाख पर आ गया। फिर अगला साल शुरू हुआ, अगले साल के शुरू में तुम्हारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है? 2 लाख। 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10% का इंटरेस्ट 20,000 बनता है। 20,000 रुपये बैंक ने तुम्हें दे दिए, तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस कितना आया वापस से? 2 लाख। देखो मेरी बात सुनो, तुमने बैंक में 2 लाख रुपए रखे, बैंक की पॉलिसी है कि जो हमारे पास 2 लाख रुपए रखेगा उसको हम 10% इंटरेस्ट देंगे, है ना। तो बैंक के अकाउंटेंट ने हिसाब करा, 1 जनवरी को 2 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में हैं, 31 दिसंबर को तुम्हारे अकाउंट में बैंक ने बोला अब ये 2 लाख नहीं है, ये कितने हो गए? 2 लाख और 20,000। क्यों? क्योंकि बैंक 10% इंटरेस्ट देता है ना, और तुम्हें वो 20,000 दे दिए।
तो तुम्हारा बैलेंस कहाँ आ गया, वापस से 2 लाख पर आ गया। अगले साल वापस से यही हुआ, अगले साल वापस से यही हुआ। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमेशा के लिए आपके पास आपके बैंक में जो पैसे पड़े हुए उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कभी आपका प्रिंसिपल खत्म नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इवेंचुअली बैंक जो आपको पेमेंट कर रहा होता है या जो आप विड्रॉल करवा रहे होते हो वो आपके इंटरेस्ट के बराबर होती है। 2 लाख या प्रिंसिपल के ऊपर जितना मैं साल का कमाता हूं वही मैं घर लेकर जाता हूं, सही है, और ऐसा हमेशा के लिए चलता रहेगा। अच्छा, ऑर्डिनरी परपेचुइटी जिस तरह से पहले हमने डायग्राम्स बनाए थे, इसी तरह से ऑर्डिनरी परपेचुइटी का जो डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि आपके पास जो है ना वो ईयर 0 से 1 1 साल है, 1 पर आर है, 1 से 2 1 साल है, 2 पर आर है, 2 से 3 1 साल है और 3 पर 1 आर है। यानी कि जो आपके पास आर की वैल्यू है ना वो हर साल के आखिर में है। यानी कि बैंक ने आपको ईयर 0 पर पैसे मांगे थे और पहली बार 20,000 रुपये ईयर 0 पर नहीं दिए, कब दिए, ईयर 1 पर। कब तक, हमेशा के लिए। सही है, इसमें कोई मसला? या देखो तुमने ये डिपॉजिट करा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल पर तुम्हें मिलता है इंटरेस्ट, तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 2,20,000। वही पैसे तुमने विथड्रॉ कर दिए, यानी कि बैंक अकाउंट से निकाल कर तुम्हें दे दिए गए, तो अब तुम्हारे बैंक का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो तुम्हारे बैंक का होगा वो वापस से 2 लाख पर होगा। इसको तुम ओपनिंग बैलेंस कह दो, समझे बात? हाँ हुआ ना, और हर साल होगा ना, और वो जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हें दे दिया जा रहा है ना कैश में, बैंक में ही होंगे 2 लाख जो होंगे वो बैंक पे ही रहेंगे ना, सही है। जो बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, अब ये हाँ 20,000 रह गए, ये हमने अपने पास रख लिए, जो विड्रॉ कर लिए, जो माइनस जो किया है। देखो देखो मेरी बात सुनो, अकाउंट्स पढ़ा है ना तुमने, एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, भूल गए हो? अच्छा देखो, जब हम प्रॉफिट कमाते हैं ना, कमाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता, ये तो समझते हो ना कि कैश फ्लोज और प्रॉफिट डिफरेंट चीज है, कैश फ्लो डिफरेंट चीज है और प्रॉफिट डिफरेंट चीज है। देखो यहां पर जब तुमने ये इंटरेस्ट इनकम अर्न करी ना, अर्न करी, तो इसकी डबल एंट्री क्या पास हुई होगी, इसकी डबल एंट्री पास हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, सॉरी बैंक अकाउंट कह रहा हूं, तुम यूं समझ लो, अगर लेट से पहली एंट्री से ही चलता है, तो पहली एंट्री से चलता है। देखो अगर पहली एंट्री जो होगी तुम बैंक गए, बैंक ने तुमसे 2 लाख रुपए मांगे, तुम ये समझ लो तुम एक बिजनेस कर रहे हो और वो कैपिटल है, तो एंट्री क्या थी, बैंक डेबिट 2 लाख, कैपिटल क्रेडिट 2 लाख, सही है। अब क्या हुआ, अब तुम इनकम अर्न करोगे, इनकम, प्रॉफिट, मुनाफा, है ना, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है ना। तो जब ऐसा होगा तो आपके पास जो है ना वो एक लेट से रिसीवेबल फ्रॉम बैंक डेबिट 20,000 और प्रॉफिट क्रेडिट 20,000 हो गया, है ना। साल खत्म हुआ, 2 लाख का 10% लगाया, 20,000 बना, बैंक ने बोला आपने 20,000 रुपए कमा लिए हैं, तो तुमने बोला अच्छा सही है, अभी मैं आया नहीं हूं आपके पास, आया नहीं हूं तो आपने मुझे पैसे दिए नहीं है, पैसे नहीं दिए तो क्या है, रिसीवेबल है फ्रॉम बैंक, ऐसा है, एसेट हो गया। और दूसरे साइड पे तुम्हारी इनकम हो गई, इनकम होती है तो क्रेडिट होती है, पता है ना। अब तुम तैयार हुए, तुम गाड़ी में बैठे और अब तुम बैंक पहुंच गए, अब तुम कहाँ हो, बैंक के काउंटर पर, तुमने बोला लाओ 20,000, तो उसने तुम्हें 20,000 रुपए दे दिए, जैसे दिए ना तुमने डिपॉजिट स्लिप, समझते हो डिपॉजिट स्लिप बस भरी,
और अगर चाहते हो तो उसी अकाउंट में जमा कर दिए, अगर चाहते हो तो घर ले आए। लेट्स से तुम घर ले आए, अगर तुम घर ले आओगे तो क्या होगा, एंट्री क्या पास होगी, तुम्हारा रिसीवेबल खत्म हो जाएगा और डेबिट क्या होगा, तुम वो बैंक तुम्हारा अगर एक बिजनेस है जिससे तुम अपने घर पर पैसे लेकर आ रहे हो तो वो ड्राइंग्स होंगी, यानी कि ड्राइंग्स डेबिट 20,000 और ये जो रिसीवेबल फ्रॉम बैंक था ये क्रेडिट 20,000। सही है ना। अगर मैं बैंक में ही रहने देता तो मेरे बैंक का बैलेंस 2 लाख के बाद 2,20,000, फिर उस पर 10% इंटरेस्ट मिलता 22,000। समझ रहे हो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस केस में साथ साथ ड्राइंग्स हो रही हैं। देखो तुम ये पहले दिन गए, तुमने 2 लाख बैंक में डाल दिए, बैंक तुम्हारा बिजनेस था, बैंक डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। साल गुजरा, बैंक ने हिसाब किताब किया, बोला आपने 20,000 रुपये कमाए 10% के हिसाब से, ये वाली जो अमाउंट है इसकी एंट्री क्या पास हुई, रिसीवेबल फ्रॉम बैंक डेबिट और प्रॉफिट इनकम क्रेडिट। ठीक है, और ये वाली विथड्रॉल की एंट्री है। विथड्रॉल का मतलब ये है कि वो जो बैंक मेरा बिजनेस है उसमें मेरे पैसे रहने नहीं दिए, घर ले आया, तो ड्राइंग्स डेबिट और रिसीवेबल फ्रॉम बैंक क्रेडिट। तो वापस से तुम्हारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितने पे है, 2 लाख पर। यही तो, हाँ ड्राइंग विथड्रॉल लिखा ना, W विथड्रॉल। हमने देखो बैंक ने क्या बोला था, बैंक ने बोला था कि आप हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करवा दो और हम आपको हर साल 20,000 रुपये आपके घर पहुंचा देंगे, दे देंगे, ले जाओगे आप। क्योंकि अगर बैंक में ही होते ना तो फिर तो पहले साल 2 लाख पर 10% 20,000 इंटरेस्ट मिला, अगर मैं बैंक अकाउंट से नहीं निकालता तो क्या होता, तो 2,20,000 पर इंटरेस्ट मिलता और वो 22,000 होता। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बैंक में पैसे रहने दिए, बल्कि जितना कमाया, देखो यहां पर ये इंटरेस्ट इनकम है, ये प्रॉफिट है और ये ड्राइंग्स है। जितना अगर आपका प्रॉफिट हो उतनी ही आपकी ड्राइंग्स हो, तो आपका डिपॉजिट शुरू में और आखिर में बराबर रहेगा। समझ गए बात को। तो यहां पर अगर ये वाला सिनेरियो था और इसके हिसाब से हमारे पास जो ऑर्डिनरी परपेचुइटी का फॉर्मूला है ना, वो R/I है। R/I का मतलब ये है कि अब मैंने इसको यहाँ पर पूरी मूवमेंट भी बना दी कि अगर हम 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएंगे, उस पर 10% 20,000 कमाएंगे, वो 20,000 हम घर ले आए तो वापस से 2 लाख ही बैलेंस रह जाएगा। जिस तरह से ऑर्डिनरी एन्युटी में पहला R ईयर 1 पर था, 0 पर नहीं था, इसी तरह से यहाँ पर भी है ना। अच्छा, क्या इसकी कोई फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? एन्युटी के केस में तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों थी, यहाँ नहीं होगी। वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में याद है हमने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो 5 रुपए, 2.5 रुपया, 1.25 रुपए, तो उसमें फ्यूचर वैल्यू तो बन ही नहीं सकती भाई, आखिरी दिन कहाँ है यही नहीं पता। अब हम आ जाते हैं परपेचुइटी ड्यू पर। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कब तक? हमेशा के लिए। अगर तुम एन्युटी ड्यू की बात करो, एन्युटी ड्यू को याद करो, तो पहला R कहाँ होता था? 0 पर होता था, है ना। इसी तरह से यहां पर क्या होगा, यहां पर तुम एक बैंक गए, बैंक ने बोला आप हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट आज डिपॉजिट कर दो, आप हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट आज डिपॉजिट कर दो, बदले में हम आपको 20,000 रुपए देंगे। कब तक? हमेशा के लिए, हर साल की पहली तारीख को। कब से? आज से। आज भी 20,000 देंगे, फिर पहले साल के आखिर में भी 20,000 देंगे, दूसरे साल के आखिर में भी 20,000 देंगे, तीसरे साल के आखिर में भी 20,000 देंगे। कब तक? हमेशा के लिए। और 10% का इंटरेस्ट का रेट है। पिछली और इस एग्जाम्पल में फर्क कितना है? उसमें ईयर 1 पर 20,000 मिले थे, 2 पर मिले थे, 3 पर मिले, 0 पर नहीं मिले थे। इसमें 0 पर भी मिले हैं और फिर 1 और 2 और 3 और 4 और हमेशा मिल रहा। फर्क है ना दोनों बातों में। तो सर इस केस में क्या होगा? अब इस केस में जरा सुनना क्या होगा। देखो ऊपर वाले केस से इसको मैच करो, ऊपर वाले केस से अगर मैच करते हो तो सिर्फ इसका फर्क है,
उस केस में बैंक 20,000 दे रहा था, पहले साल के आखिर, दूसरे साल के आखिर, तीसरे साल के आखिर, और हमेशा। आज नहीं दे रहा था तो मैंने 2 लाख डिपॉजिट करे थे। इस केस में बैंक क्या कर रहा है, बोला आज भी 20,000 देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आज अगर पैसे डिपॉजिट करवाऊंगा, 10% का इंटरेस्ट रेट है यार। इंटरेस्ट तो तब मिलता है ना जब 1 साल पूरा मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब बैंक करेगा क्या, मुझे बोलेगा लाओ पैसे दो, फिर बोलेगा ये लो 20,000, तो कहां से देगा, मेरे अपने पैसे में से देगा। इसका मतलब बैंक मुझे बोलेगा लाओ 2,20,000 रुपए दो, बैंक बोलेगा 2,20,000 रुपए दो, फिर बैंक बोलेगा ये लो, हमने वादा किया था ना 20,000 देंगे हर साल, आज से शुरू हो गया, ये लो 20,000। तो इफेक्टिवली तुम्हारे पास ईयर 0 पर बैंक बैलेंस कहां चला जाएगा, 2 लाख पर। वो मुझसे एक हाथ से 2,20,000 लेगा, उसमें से 20,000 उसी वक्त मुझे दे देगा। तो मेरा बैंक बैलेंस 1 जनवरी वाले दिन तो 2 लाख पर आ गया। वो जो पहले 20,000 थे वो मैंने इनकम, इंटरेस्ट इनकम अर्न कर कर नहीं विथड्रॉ करे, बल्कि मेरे ही पैसे बैंक ने लिए और उसमें से दे दिए। कर सकते हैं, आगे 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 पता चलेगा कहाँ इसकी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन पता चलेगी आगे, आगे पता चलेगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ खुद ही देगा ना बैंक, तुमसे लिए 2,20,000, बैंक ने 20,000 दे दिए। यार कैसे देगा, 10% का इंटरेस्ट रेट है पर एनम। तुम बैंक में जाओ आज 1 करोड़ रखो, बोलो 10% का इंटरेस्ट रेट है, मैं आधे घंटे बाद आया 1 करोड़ 10 लाख दो, ऐसा करेगा बैंक? क्या यार तुम लोग कैसी बातें करते हो। 10% का इंटरेस्ट रेट अगर है तो वो पर एनम होता है ना। अगर बैंक जाते हैं, अगर तुम बैंक जाओगे, बैंक वाला बोल रहा है भाई 10% का इंटरेस्ट देंगे, उसका मतलब क्या होता है कि डिपॉजिट करवाओगे दे देंगे? नहीं, वरना तो कोई जिंदगी में कोई काम करने का जरूरत ही नहीं है, सीए क्यों करना है। 100 का नोट लेकर जाओ, दो 110 लो, दो 121 लो, यही करते रहो, शाम तक आ जाना घर पर, अगले दिन वापस 100 का नोट लेकर जाना। सही है। बैंक अगर 10% बोल रहा है तो वो साल के एंड में, मतलब कि एक 360 डेज के पीरियड का टाइम बोल रहा है कि इतने दिन तक ये रहने दो, फिर हम देंगे तुम्हें 10% इंटरेस्ट। तो बैंक ने तुमसे 2,20 लिए, 20 तुम्हें दे दिए, अब कितने बच गए, 2 लाख। अब 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट इनकम फॉर ईयर 0 टू ईयर 1 क्या हो जाएगी, 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। बैंक ने क्या वादा किया था कि हम आपको 20,000 दे देंगे। तो जो तुमने अगेन इंटरेस्ट इनकम अर्न करी वही तुमने विथड्रॉ कर ली वापस से। पहले साल के आखिर में बैंक बैलेंस कहां चला गया, 2 लाख पर। और ये कब तक चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। समझ गए बात को, ये तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। सही है, क्लियर है, कोई मसला? अब सर इसका क्या फॉर्मूला होगा, देखो P इज इक्वल्स टू, अगर R ओवर I लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ, ये किसका फॉर्मूला है, ऑर्डिनरी परपेचुइटी का। और ऑर्डिनरी परपेचुइटी का मतलब ये है कि ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ऑन सो ऑन, जो 20 हजार रुपए मिल रहे हैं उसकी ईयर 0 की वैल्यू। इसमें और उसमें क्या फर्क है, और एक 20,000 का फर्क है ना ईयर 0 वाले, बाकी तो सब सेम है ना, यानी कि एक R का फर्क है, वो ऐड कर दो। यानी कि इस केस में अगर डिपॉजिट पूछा जाए तो P इज इक्वल्स टू R ओवर I प्लस R। ठीक है, इसमें आपके पास ये क्या है, ये आपके पास परपेचुइटी ड्यू है। सिर्फ एक R का फर्क था, तो आपने ऑर्डिनरी परपेचुइटी वाले फॉर्मूला R ओवर I लगाया, वो सारे ईयर 1 2 3 4 5 वाले 0 पर आ गए। जो 0 पर यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा है जो वहां नहीं था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी उतनी ही होगी जितना वो है, वो 0 पर ही मिल रहा है ना। मसला तब होता जब वो 20,000 1 2 3 कहीं आगे मिल रहे होते तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग होती। हाँ, पहले दिन ये बैंक गया, बैंक ने बोला लाओ 2,20,000 रुपए दे दिए। देखो बैंक तुम आज गए, आज कौन सी तारीख है, 30 जून। बैंक गए, बैंक के काउंटर पे गए, बैंक के काउंटर से पूछा तुमने क्या नाम है तुम्हारा, अविनाश। बैंक वाले का क्या नाम होगा, कोई भी नाम बताओ।
हाँ, कौन तुम्हें कौन पसंद है, कोई भी बताओ। हाँ बताओ ना। देखो बैंक के काउंटर पे गए, तुमने बोला भाई इंटरेस्ट रेट कितना है, उसने बोला 10% है, ठीक है, उसने बोला 10%। अब तुम्हारे पास 2,20,000 रुपये, देखे ना, 2,20,000 जो है वो तुमने काउंटर पर दिए, जमा करवा दिए, उसके पास कितने आ गए, इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी थी, 10%। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना। तो तुम्हारा यही सवाल है ना कि सर अगर मैं उससे वहाँ पर पैसे लूँगा वापस, तो 22,000 के इंटरेस्ट के साथ लूँगा। भाई ये 10% का इंटरेस्ट रेट पूरे साल का होता है। देखो मेरी बात सुनो, तुम बैंक के काउंटर पर अभी तुमने 2,20,000 दिए हैं, ये जो 10% का इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक बोलता है कि अगर ये पर एनम है ना PA, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 साल तक 2,20,000 बैंक में रहने दोगे और फिर आओगे, यानी कि अगर 30 जून 2022 को तुमने बैंक में 2,20,000 जमा करे, अब तुम अगर 30 जून 2023 को बैंक जाओगे तो वो 2,20,000 और उस पर 22,000 वाला इंटरेस्ट यानी कि 242,000 होंगे। वरना तो तुम सोचो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाए, ये मैं क्या कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों बना है, क्यों, ठीक है ना, कोई मकसद ही नहीं रहे ना। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास अगर 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, तुम बैंक गए, बैंक पे तुमने जमा करे, बैंक ने बोला 10% का इंटरेस्ट है, बैंक को तुमने बोला लाओ 110, फिर तुमने उसको 110 दिए उसी वक्त, फिर तुमने बोला 10% का इंटरेस्ट है, मैंने बोला हाँ ये लो 121, फिर तुमने बैंक में 121 उसी वक्त डाले, फिर बोला 10% का इंटरेस्ट रेट है, लाओ 131 पॉइंट, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं ना, ऐसा होगा ही नहीं यार। बैंक जब आपको 10% का रेट बोलता है तो उसका ये मतलब होता है ना कि वो 1 साल डिपॉजिट करोगे तो, वरना तो सुबह लोग 100 रुपये लेकर चले जाएं, शाम को 10-15 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये बनाकर आ जाएं, फिर अगले दिन सुबह 10 रुपये लेकर जाएं, फिर शाम को 50,000 रुपये बनाकर आ जाएं। सब यही कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। ये 10% हाँ फ़र्क है, फ़र्क है, हाँ है, वो बाद में थोड़ी देर बाद समझ आएगा, ठीक है। हाँ ये प्रेजेंट वैल्यू है ना P, ये 0 पर मैं कितने पैसे जमा करूंगा, मैं कितने पैसे जमा करूंगा, 2,20,000, बैंक उसी वक्त मेरे ही 2,20,000 में से मुझे 20,000 दे देगा, फिर 2 लाख बच जाएंगे, फिर साल गुजरेगा तो उस पर 20% का 10% का इंटरेस्ट यानी कि 20,000 रुपये बने, वो मैं घर ले आया, वापस सिर्फ 2 लाख का बैलेंस बचा, और ऐसा चलता जाएगा। सही है, कोई मसला नहीं है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो अब परपेचुइटी में हमने 2 चीजें पढ़ी ना, एक तो हमारे पास ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यहाँ पर R हो, फिर R हो, फिर R हो, डॉट 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 हमेशा के लिए, और हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी हो तो हमने क्या यूज़ किया, P इज इक्वल्स टू R/I। ये क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी परपेचुइटी। और अगर ऐसा हो कि यह नंबर 0 पर भी एक R हो, फिर यह नंबर 1 पर भी R हो, फिर यह नंबर 2 पर भी R हो, ठीक है ना, और ऐसा यह नंबर 3 पर भी R हो, और ऐसा चलता 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 चला जाए, और हमें यह नंबर 0 की वैल्यू देखनी हो, ढूंढनी हो, तो P इज इक्वल्स टू R/I प्लस R। ऐसा है, सही है। अब ये 2 सिंपल केस हमने कर लिए ना, अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स केस करते हैं। बैंक आपको ये बोल दे कि यार आप ईयर 0 पर हमारे पास ईयर नंबर 0 पर एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करोगे, ईयर 0 पर आप हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करोगे, हम बदले में आपको 20,000 रुपये देंगे हमेशा के लिए, हम बदले में आपको 20,000 रुपये देंगे, कब तक, हमेशा के लिए। तो n कितना हो गया, इन्फिनिटी। लेकिन साथ में बैंक बोल दे कि ये कहानी शुरू होगी 3रे साल से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बैंक ने बोला आप आज पैसे डिपॉजिट करो,
हम आपको हर साल 20,000 रुपए देंगे, लेकिन ईयर 1 और ईयर 2 पे नहीं देंगे। हाँ, यानी कि पहली बार 20,000 रुपए कब मिलेंगे मुझे? आज से 3 साल बाद। फिर हमेशा मिलेंगे? हाँ, फिर हमेशा मिलेंगे। फिर चौथे साल भी मिलेंगे? हाँ। पांचवें साल मिलेंगे? हाँ। छठे साल मिलेंगे? हाँ। ईयर 1 पर नहीं मिलेंगे? नहीं। ईयर 2 पर मिलेंगे? नहीं। ईयर 3 पर मिलेंगे? हाँ। 4 पर मिलेंगे? हाँ। 5? हाँ। हमेशा? हाँ। अब हमें ये ढूंढना है कि हम जो है ना वो बैंक में आखिर कितने पैसे डिपॉजिट करें अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है। अब देखो इसकी एक लॉजिकल सी बात सुनो। पहले तो हमने अभी पिछला सवाल किया ना, ऑर्डिनरी परपेचुइटी की बात कर रहा हूं, उसमें बैंक ने क्या कहा था? आज आप पैसे डिपॉजिट कर दो, हम ईयर 1 पर भी देंगे 20,000, ईयर 2 पर भी देंगे 20,000, 3 पर भी देंगे और हमेशा देते रहेंगे। उसमें मैंने कितने जमा करे थे? 2 लाख। इस केस में मुझे 2 लाख से ज्यादा जमा करने पड़ेंगे या कम? कम क्यों? कम करने पड़ेंगे। क्यों कम? क्यों? हम इसमें कम पैसे जमा करेंगे। इसलिए कम पैसे जमा करेंगे क्योंकि हाँ, क्योंकि जो पैसे हम आज जमा करेंगे, उस पर 2 सालों तक इंटरेस्ट अर्न हो रहा होगा एक्रूअल बेसिस, लेकिन विथड्रॉ या पेमेंट या ड्रॉइंग्स नहीं हो रही होंगी। बात समझ रहे हो? देखो, अगर तो कल अगले ही साल से मिलने होते तो भाई मेरी अर्निंग्स मेरे विथड्रॉल्स के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अगर कम भी डिपॉजिट करूंगा तो वो डिपॉजिट पहले ग्रो होगा 2 साल, उसके बाद तीसरे साल से जितना इंटरेस्ट होगा वही मैं लेकर जा रहा हूं घर। नहीं देगा, उससे मेरा प्रिंसिपल ग्रो हो रहा होगा, प्रिंसिपल 2 लाख पे पहुंच रहा होगा। समझ रहे हो? मैं 2 लाख तो जमा ही नहीं कर रहा ना, मैं तो कम जमा कर रहा हूं ना। अब जब कम जमा करूंगा वो 2 लाख नहीं होगा और मुझे तीसरे साल से 20-20 हजार रुपए चाहिए, तो उसको 2 साल में ग्रो होकर कहां तक पहुंचना है? 2 लाख पर। ठीक है ना? हाँ बोलो तुम, क्या हुआ? 2 लाख ही जमा कर दे तो ईयर 2 तक तो ज्यादा बन जाएगा। ज्यादा बन जाएगा तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बैंक क्या बोल रहा है? हम आपको 20,000 रुपए देंगे, तो मैं उसको ज्यादा क्यों दूं? अगर मिसाल को 2.5 लाख बन जाता है, 2.5 लाख का 25,000 बनता है, बात है ना? ठीक है, या तो फिर बैंक बोलेगे भाई 25,000 ले लेना, या पहली बार एक बार ज्यादा ले लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे। अगर हम ये ऑर्डिनरी परपेचुइटी के फॉर्मूले की बात करते हैं, ऑर्डिनरी परपेचुइटी के फॉर्मूले में क्या था कि अगर यह नंबर 1 पर, यह नंबर 2 पर, यह नंबर 3 पर और हमेशा के लिए आर हो, और अगर मैं आर ओवर आई वाला फॉर्मूला लगाऊं तो ये सारे आर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? 0 पर आते हैं ना यार। प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 की अमाउंट, अगर ईयर 1 2 3 4 5 पर आर हो और मैं पी इज इक्वल टू आर ओवर आई लगाऊं तो ये सारे 1 2 3 4 5 वाले आर 0 पर आ जाते हैं। ऐसा है ना? अब अगर यहां पर ईयर 3 पर, ईयर 4 पर, ईयर 5 पर आर है, पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले वाला दिन 2 है। इस डायग्राम से मैच करते करते चलो, 1 2 3 पर आता तो आर ओवर आई से 0 पर आया, 3 4 5 6 7 8 9 पर अगर आर है 20,000 है तो P इज इक्वल टू आर ओवर आई लगाकर मैं कहां पहुंचूंगा? 2 पर पहुंचूंगा। पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले, तो पहले तो तुम लगाओ 20,000 डिवाइडेड बाई 10%, यानी कि 2 लाख। ये कहां हम पहुंचे? ईयर 2 पर। हमने ईयर नंबर 2 पे तो डिपॉजिट नहीं करना, कब करना है? तो अब नॉर्मल वाली डिस्काउंटिंग, 2 पर 2 लाख 0 के कितने के बराबर है? P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। कितना आएगा? 165,289। होगा क्या? होगा ये कि मैं बैंक जाऊंगा,
बैंक वाला बोलेगा आप ईयर 0 पर हमारे पास 165,289 इतना पैसा जमा करवा दो। इंटरेस्ट रेट 10% का है। बैंक ने बोला है ईयर 1 और ईयर 2 पर हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे, हम ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 पर 20-20 हजार देंगे। अब ये मैंने ईयर 0 पर जमा करवाया, ईयर 0 से ईयर 1 तक का इंटरेस्ट बनेगा इस पे कितना, 10%, यानी कि 165,299 या 29 है ना, कितना हो जाएगा ऐड कर कर? एक मिनट बस, एक मिनट दे देना, बताता हूँ आंसर्स ना। 18118 181 आ गया, फिर 818 ये है, ज्यादा हो गया, इतना ही है, इतना ही है, सही है। अब यह नंबर 1 पे मैंने बैंक से कोई पैसे निकाले नहीं है, अगर मैंने बैंक से कोई पैसे नहीं निकाले हैं तो मेरे बैंक का बैलेंस इतना ही हो जाएगा। अब ईयर 1 से ईयर 2 के बीच का इंटरेस्ट इस पे 10% मिलेगा, यानी कि 18 और 18 जो है वो ईयर 2 कर देते हैं, तो ईयर 2 पर मेरा बैलेंस कितना हो गया, 2 लाख हो गया, सही है। अब क्या होगा, ईयर 2 से ईयर 3 के बीच का इंटरेस्ट कितना बनेगा? अबे भाई इंटरेस्ट तो 20,000 बनेगा ना, 20,000। और वही पैसे अब बैंक ने क्या किया, मुझे देना शुरू कर दिए। देखो पहले जो 2 साल मैंने कमाया ना वो एड अप हो रहा था मेरे प्रिंसिपल में, तीसरे साल जो मैंने 20,000 कमाया वो उसके बराबर का विड्रॉल हो गया, घर भी ले आया वो पैसे। तो अब ये कहानी चलती रहेगी। अब क्या होगा, अब 2 लाख होंगे, 2 लाख पे मैं 10% कमाऊंगा 20,000, जो मैं कमाऊंगा वो मैं घर ले आऊंगा 20,000, जो बच जाएगा वो सेम यानी कि 2 लाख ही होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। आई बात समझ में? सही है। अब बताओ सवाल, हाँ तुम बोलो। मुझे लगा था 2 लाख हमें ही जमा कराना है, हमें जमा नहीं करवाने 2 लाख, नहीं, हमें आज जमा करने, आज। सवाल ये था आज बैंक में कितने जमा हो, आज बैंक में कितने जमा कराएं हम, जो हम जमा कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट लगेगा वो 2 लाख बनेंगे, हाँ ठीक है। है। आज हम 165,289 जमा करवा देंगे। जब हम 165,289 जमा करवा देंगे तो बैंक में तो ये वादा कर रहे हैं ना कि हम आप लोगों को 10% का इंटरेस्ट देते हैं, तो पहले साल का इंटरेस्ट जो बनेगा वो उसमें ऐड होगा, ये अमाउंट बन जाएगी, दूसरे साल का इंटरेस्ट ऐड होगा, ये अमाउंट बन जाएगी, फिर दूसरे से तीसरे साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक मुझे देना भी शुरू कर देगा। तो मेरा उसके बाद बैलेंस ग्रो नहीं होगा, पहले 2 साल बैलेंस ग्रो होगा, मैं कुछ पैसे कम जमा करवा रहा हूँ, वो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो उसमें एडअप होकर वो 2 लाख बना रहा है, सही है। तो इस केस में हमने क्या किया, पहले P = R/I लगाया, इससे हम 2 पर आए, और फिर 2 से 0 पर एक आने के लिए P = S/1 + I⁴n वाला फॉर्मूला लगा दिया, सही है। क्योंकि जब हम ऑर्डिनरी परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो उस केस में अगर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 पर कोई अमाउंट है तो वो P = R/I से 0 पर आ जाती है। अच्छा क्या यहाँ पर मैं परपेचुइटी ड्यू वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उससे काम कर सकता था, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पिछले सवाल भी हमने 2, 4, 5 तरीके से किए थे। अगर परपेचुइटी ड्यू की बात करते हैं ना तो P की वैल्यू कहाँ आती है, पहले R से एक टाइम पीरियड पहले या उसी दिन? R वाले दिन आती है ना, पहले R वाले दिन। तो अगर मैं लेट्स से परपेचुइटी ड्यू वाला फॉर्मूला लगाता विच इज P = R/I अपॉन प्लस R, तो ये बन जाता 20,000 अपॉन 10% प्लस 20,000, कितना आता? 2,20,000। इस फॉर्मूले ने क्या करना है, यह नंबर 3 से आगे पढ़ो,
ईयर 3 पर आ रहे, ईयर 4 पर आ रहे, ईयर 5 पर आ रहे, ईयर 6 पर आ रहे, तो P इज इक्वल टू R ओवर आई प्लस R वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये 2 20 किस दिन की अमाउंट आई? ईयर 3 की। जिस दिन पहला R था उस दिन की वैल्यू आई। अब क्योंकि ये ईयर 3 की वैल्यू है, मुझे तो इसको 0 पे लेकर आना है, तो अब मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा 3 सालों की, यानी कि 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1 + 10% पावर 3, कितना आता है? सेम आ रहा है। सही है। इसका कोई एक पूरा फॉर्मूला नहीं है, सबके फॉर्मूले हैं। कोई मसला है इसमें? कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ूं? अगली एग्जाम्पल, बैंक बोलता है आज हमारे पास आप कुछ पैसे डिपॉजिट करवा दो, बदले में हम आपको ईयर नंबर 1 पर कम अमाउंट कर देते हैं। एग्जाम्पल ही समझनी है ना, 100 रुपए देंगे। ईयर नंबर 2 पर 100 रुपए देंगे। ईयर नंबर 3 पर हम आपको कुछ नहीं देंगे। ईयर 1 पर क्या देंगे? ईयर 2 पर क्या देंगे? ईयर 3 पर क्या देंगे? ईयर 4 पर 100 रुपए देंगे। ईयर 5 पर 100 रुपए देंगे, और ऐसा हमेशा के लिए चलता रहेगा। बस मर्जी, स्टाइल है, ठीक है। ये बैंक बोलता है ईयर 1 पर 100 रुपए ले जाना, ईयर 2 पर 100 रुपए ले जाना, ईयर 3 पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ईयर 4 पर 100 रुपए, 5 पर 100 रुपए, 6 पर 100 रुपए, हमेशा के लिए 100 रुपए। ईयर 3 पे क्यों नहीं? स्टाइल है, ठीक है। बस मर्जी बैंक की, बैंक ने ये टर्म रखी है। बैंक ने बोला ईयर 1 पर 100 रुपए देंगे, हाँ देंगे। 2 पर देंगे, हाँ देंगे। 3 पर नहीं, 3 पर नहीं। 4 5 6 7, हाँ। अब मैं कितने रुपए डिपॉजिट करवाऊंगा? तो देखो अभी तक क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो फ्यूचर में मुझे पैसे मिलते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी डिपॉजिट्स होती है ना। अब इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे, ठीक है। उसमें से एक तरीका क्या है? सुनो जरा गौर से। क्या ये यहां से ये आर है, ये आर है, और चलता जा रहा है, और ये पी है, क्या ये ऑर्डिनरी परपेचुइटी है? अगर यहां पर ऑर्डिनरी परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, पहला आर ईयर नंबर 4 पर है, कहां पर आऊंगा? 3 पर आऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं, 10% का अगर रेट है तो पहले मैं 100 को 10% से डिवाइड करता हूं। 1000 आया किस दिन? ईयर 3 पर। अच्छा, 3 के 1000 को 0 पे लेकर आना है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 + 10% पावर 3 कितना बनता है? 3 के 1000 रुपए को 0 पे लेकर आना। सॉरी, 75 थोड़ी होगा, 751.31। अच्छा, ये जो 200 रुपए है इसको अगर 0 पे लेकर आना है, तो क्या ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू है? ईयर 0 पर कुछ नहीं है, 1 पर आ रहे हैं, 2 पर आ रहे हैं, और ये एनवीटी बन गई। क्यों? 2 साल है, स्पेसिफाइड है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 10% पावर -2 डिवाइडेड बाई 10%, कितना आता है? ईयर 1 और ईयर 2 पे 100 रुपए जो है वो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से मैं 0 पे लेकर आता हूं, कितना बना? $173.55। देखो ये ऊपर 751.31 क्या है? या नंबर 4 5 6 7 8 9 10 हमेशा के लिए जो मुझे पैसे मिलेंगे उसकी ईयर 0 की वैल्यू है। ये 173.55 क्या है?
ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 पर जो मुझे 100 रुपये मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। इन दोनों का टोटल करो ज़रा, कितना बनता है? ए और बी को ऐड कर दो, 924.86। अब पहले मैं इसकी मूवमेंट बना लूँ, फिर आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। इस आंसर के हिसाब से मैं ईयर 0 पर बैंक में 924.86 जमा करूंगा, ऐसा है पहले साल, हाँ ईयर 0 पर। फिर मुझे 92.48 का इंटरेस्ट मिलेगा ईयर 0 से ईयर 1 के बीच का। ईयर 1 पर बैंक मुझे कितने दे देगा? 100 रुपीज दे देगा, ठीक है। एक मिनट दिखाओ कैलकुलेटर में, जरा चेक कर लूं बिल्कुल सही आंसर होगा तो। चेक कर रहा है किसी ने? 2-3 लोगों ने सेम आंसर आ रहे हैं, ऐसा ना हम पूरा सॉल्व करें और फिर गलत आ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3 ये 751.3, 100 डिवाइडेड बाई 1.1, 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, 173, 751.31, सही है। अच्छा देखो 100 रुपये बैंक ने दे दिए, अब कितने पैसे बच गए? 917.34, सही है। इसके बाद ईयर 1 से ईयर 2 का इंटरेस्ट, ईयर 1 से ईयर 2 का इंटरेस्ट यानी कि 91.7, बैंक ने फिर मुझे 100 रुपए दे दिए ईयर नंबर 2 पर। अब ईयर 2 पर कितने बच गए? 909.04। अब ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 के बीच का इंटरेस्ट यानी कि 90.9, तकरीबन 1000 बन गए, 1000 बन गए। अब क्या हुआ? अब ईयर नंबर, ये 1000 रुपए ईयर नंबर 3 पर है ना, ईयर 3 से ईयर 4 के बीच का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1000 पर 10% यानी कि 100, बैंक कितने दे देगा? 100। फिर कितने हो जाएंगे? 1000। फिर उस पर 100 रुपए कमाऊंगा, बैंक 100 दे देगा, कितने बचेंगे? 1000। अब बताओ क्या सवाल है? देखो कितना पैसा मिल रहा है वो एक अलग बात होती है, और क्या तुमने कमाया वो एक अलग बात होती है। अगर तुम्हारे पास सेल्स क्रेडिट पर है तो उसका मतलब ये है कि पैसा आया है, नहीं। अगर तुम्हारी सेल्स क्रेडिट पर है तो उसका मतलब क्या है? पैसा आया है क्या? उधार पर है ना। तुम्हें बैंक ने बोला हम 10% इंटरेस्ट देंगे, उसका मतलब होता है एक्रूअल्स बेसिस पर। ये नहीं मतलब है कि हम 10% तुम्हें कैश देंगे, उसका मतलब ये है कि तुम हमारे पास फंड्स डिपॉजिट करवाओगे तो तुम्हारी अर्निंग्स या इनकम 10% होगी। तो देखो ना, तुम्हारे आंसर के हिसाब से तुमने 924.86 रुपीज बैंक में जमा करे थे। बैंक ने तुमसे वादा किया था जितने जमा करोगे उस पर 10% तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम होगी, तो उसकी इंटरेस्ट इनकम 92.48 बनती है। लेकिन बैंक तुम्हें 100 रुपए दे रहा है, उस 100 रुपए में 92.48 इंटरेस्ट इनकम के हैं और कोई 7-8 रुपए तुम्हारे ही तुम्हें बैंक वापस कर रहा है, फिर 917.34 बच गया। बैंक ने बोला था जितना तुम्हारा डिपॉजिट होगा उस पर 10% तुम्हारी अर्निंग्स होगी, उसका 10% 91.7 हुआ। ये अर्निंग्स है यानी कि एक्रूअल्स बेसिस पर, लेकिन बैंक ने तुम्हें 100 रुपए दिए। अब इस 100 रुपए में 91.7 का तो इंटरेस्ट था और कोई 8-9 रुपए तुम्हें बैंक ने तुम्हारे ही अपने दे दिए, प्रिंसिपल में से दिए। यार ये जो पैसे तुमने जमा करे थे, सुनो, ये 924.86 रुपए किसने जमा करे थे? हाँ, तो किसके वे? हमारे। उसको हम क्या बोल सकते हैं? अपने भी बोल सकते हैं, सही है। इस पर पहले साल का इंटरेस्ट 92.48 बनता है, लेकिन बैंक ने तुम्हें 100 दिए हैं, तो यानी कि जो तुमने अर्न किया था उससे ज्यादा दिया है ना। एक कंपनी का प्रॉफिट 500 रुपए, इस तरह से समझो, एक कंपनी का प्रॉफिट 500 रुपए, रिटेन अर्निंग्स में 500 गया, लेकिन तुमने पूरे साल में कंपनी से ड्राइंग्स 600 की करी, तो 500 जो कमाया वो तुमने लिया, और 100 तुम्हारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स थी, कैपिटल था, उसकी रिडक्शन हो गई ना, सही है। तो इसी तरह से 924.86 पे तुमने कमाया 92.48, घर लेकर आए 100 रुपए, तो इसका मतलब जो कमाया वो तो लेकर आया, उसके अलावा जो मैंने कैपिटल बिजनेस में या बैंक में इन्वेस्ट करा हुआ था उसमें से भी 8-9 रुपए लेकर आया हूं ना।
लोन कैसे हुआ? तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है ना। देखो तुमने जब बैंक पे पैसे जमा करवाए होंगे, तुमने डबल एंट्री इसकी क्या पास की होगी? कैश क्रेडिट? बैंक में जाकर जमा करवाए हैं, बैंक डेबिट किया होगा, कैपिटल क्रेडिट किया होगा, सही है ना? ये बात समझ गए हो? बल्कि इसको यूं कर देते हैं ना, लिख देते हैं, एक मिनट। 924.86, 924.86। फिर बैंक का वादा था कि जितने पैसे तुमने जमा करवाए होंगे हम तुम्हें उस पर 10% इंटरेस्ट डिक्लेयर करते हैं, अर्निंग्स होंगी तुम्हारी। तो तुमने इस डिपॉजिट में 92.48 कमाया। 92.48 की एंट्री क्या होगी? अभी तो बैंक से लाए नहीं हो ना, बैंक से लाने की एंट्री तो ये 100 रुपए वाली है। तुम ये कह सकते हो बैंक अकाउंट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक में आया ना, 92.48 ऐड हुआ, इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट। ये सही है? ये सही है ना? इससे क्या हुआ? तुम्हारे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब तुमने ड्राइंग्स करी, कितने की ड्राइंग्स करी हैं? 100 की। एंट्री क्या पास होगी? हाँ, ड्राइंग्स डेबिट। कितने से? 100 से। बैंक 100 से। ऐसा ही है। अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है, ये तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और ये तुम्हारी फॉर द ईयर ड्राइंग्स है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है? ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो भाई अगर तुमने 100 की ड्राइंग्स करी हैं, हालांकि तुमने मुनाफा 92.48 कमाया था, तो 100 कैसे ड्राइंग्स कर सकते हो? तुमने जो ओपनिंग कैपिटल था उसमें से कुछ पैसे घर पे लेकर आए हो, ऐसा ही है ना? तुम्हारा नेट आंसर क्या आएगा? 917.34, विच मीन्स कि ये जो 100 की ड्राइंग्स थी ना, ये जो 100 की ड्राइंग्स थी, इसमें से 92.48 तो मेरा मुनाफा था, और 8 रुपए अपने जो मैंने ईयर 0 पर इनिशियली इन्वेस्ट करे थे वो लेकर आया हूं। इसीलिए मेरे पास अगले साल मेरा कैपिटल 917 पर चला गया। फिर बैंक ने तो बोला था जितना हमारे पास आपका पैसा होगा उस पर हम 10% देंगे, तो उसने 10% दिया, आप वापस से 100 ले आए। तो 2 सालों में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा सा आपका जो कैपिटल है ना वो कम हुआ। फिर आप घर नहीं लेकर आए, 1000 हो गया, और फिर 1000 पर 100 रुपए कमाते हो, वही घर ले आते हो। सही है ये? ठीक है। यानी कि हमारा जो डिपॉजिट होता है, जो हमें फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होता है ना? और यहां पर देखो, ये सवाल सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक जरा और तरीका सुनना। अच्छा, इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है कि हम कितना डिपॉजिट करेंगे? 924.86। अब जरा गौर से सुनो एक और तरीका। इस सवाल में हमसे पूछा क्या था कि ईयर 0 पर मैं बैंक में कितना डिपॉजिट करूंगा, अगर ईयर 1 पर मुझे कितना मिलेगा? 100। ईयर 2 पे कितने मिलेंगे? 100 रुपए। ईयर 3 पर कितने मिलेंगे? ईयर 4 पर कितने मिलेंगे? ईयर 5 पर कितने मिलेंगे? ईयर 6 पर कितने मिलेंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 100 रुपए। सही है? अगर 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 बैंक बोलता ईयर 3 पर भी हम तुम्हें 100 रुपए दे देंगे, अगर बोलता, अगर का मतलब इफ, अगर बोलता कि बैंक बोलता कि ईयर 3 पर भी 100 रुपए दे देंगे और 10% का रेट होता, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू या डिपॉजिट कितना करना है, कैसे आता? ऑर्डिनरी परपेचुइटी। ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 1 पर आ रहे, 2 पर आ रहे, 3 पर आ रहे, और हमेशा के लिए, यानी कि आर ओवर आई लग जाता, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 10% लग जाता, यानी कि कितना होता? 1000 होता है। एग्री? अभी ऊपर जब ये सवाल सॉल्व किया, ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ईयर 3 पर मिल नहीं रहा था। अब इसमें ये जो 1000 है, ये जो 1000 है, सुनना जरा गौर से, इसमें ईयर 1 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें ईयर 2 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें ईयर 3 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें ईयर 4 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है ना यार? आर ओवर आई से जितने भी फ्यूचर में जितना भी आर था उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो 4 के भी 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, 5 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है।
6, 7, 8, 9, 10 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन बैंक ने क्या मना किया है कि 3 में हम कुछ नहीं देंगे। तो उसूलन मेरे डिपॉजिट में ईयर 3 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसूलन मेरे प्रेजेंट वैल्यू में डिपॉजिट में ईयर 3 वाले 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सर ईयर 3 के जो 100 रुपए होते हैं ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर अलग से कैलकुलेट करी जाए तो ये बनती है। सही कह रहा हूं ना? ईयर 3 पर 100 रुपए हैं, वो ईयर 0 के कितने के बराबर होंगे? s डिवाइडेड बाय 1 प्लस i पावर n। कितना आता है ये? $75.131। ये ईयर 3 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 3 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 3 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। ये 1000 क्या है? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7 हमेशा के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। इसमें से ईयर 3 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं हटा देता हूं, क्या बचता है? 0.869। चलो राउंडिंग ऑफ की वजह से, वैसे अगर एक में से दूसरे को माइनस करो तो ये 69 बचेगा शायद। क्या बचेगा? 7। सही है ना? तकरीबन यही आंसर आ रहा था ऊपर, देख रहे हो? 924.86। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से एरर है। देखो आपने किया क्या, आपने एक, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू थी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, 8, 9, 10 हमेशा के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू थी 1000। उसमें 3 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल थी, वो हटा दी। तो अब जो प्रेजेंट वैल्यू बच गई उसमें ईयर 1 के 100 रुपए, ईयर 2 के 100 रुपए, ईयर 4 के 100 रुपए, ईयर 5 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू शामिल है। मैंने पढ़ा है ना। अब आगे बताओ, इसमें कोई मसला है? कोई मसला नहीं है पक्का? इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही हो, या डिपॉजिट क्या होती है? फ्यूचर में जो आपको पैसे मिलते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। जो आपकी डिपॉजिट की वैल्यू होती है, बैंक में कितने पैसे जमा करने हैं, हम हर सवाल में ये कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो मुझे पैसा मिलेगा, जितने सालों में मिलेगा, उसकी डिस्काउंटेड या प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो डिपॉजिट होगी। ऐसा ही है ना? तो पहले मैंने अज्यूम कर लिया ईयर 3 पर भी बैंक जो है ना वो 100 रुपए दे रहा है, मान लो, तो उस हिसाब से मेरा डिपॉजिट 1000 होना चाहिए। लेकिन ईयर 3 पे दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। उसके प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? 75.13। उसको अगर 1000 में से हटा दें, 1000 में ईयर 3 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू भी है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना था तो उसको हटा देते। तो अब जो अमाउंट आ गई उसमें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 4, ईयर 5, 6, 7, 8, 9 की प्रेजेंट वैल्यूज हैं सबकी। सही है? कुछ आया समझ? अब जरा किट निकालो भाई।